हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ मैथमेटिकल मेथड्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है ये दो तरह का होता है, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में स्पेशली हम स्केलर प्रोडक्ट इस टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठ जाइए और इत्मीनान से लेक्चर को देखिए, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए हमारा टॉपिक का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स है ना, ये दो तरह का होते हैं, मतलब दो तरह से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो जो पहला वाला है वो स्केलर प्रोडक्ट, मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना। स्केलर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, समझे। और यहाँ होता है कि वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट या इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। देखो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करो और अगर रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी आ जाती है तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ए वेक्टर लिया और यहाँ पर क्या लिया, बी वेक्टर लिया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट जो आएगा ना वो कोई सी वेक्टर आया समझो। और ये जो है ना, ये जो क्वांटिटी आ रही है यहाँ पर, ये अगर स्केलर होगा, क्या होना चाहिए, स्केलर। मतलब अगर इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके इधर जो भी आएगा ना वो क्या आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी आना चाहिए, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और इसको दिखाते हैं डॉट से, समझे। अगर मान लो कि यहाँ पर हमने ए क्वांटिटी लिया, दूसरा बी लिया, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आ रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। रिजल्ट जो आएगा वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है। तो इस मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर प्रोडक्ट और इसको दिखाते क्रॉस सिंबल से, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखो, यहाँ पर मैं आपको बता के रखता हूँ, हमेशा याद रखो, अगर एक स्केलर है समझो और दूसरा स्केलर है, दो स्केलर का हमने मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट हमेशा स्केलर ही आएगा, कभी वेक्टर नहीं आ सकता यहाँ पर। ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज यही कंडीशन होगा। जब हम दो स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो इस देखो अभी रिजल्ट स्केलर आ रहा है तो इस मल्टीप्लिकेशन को कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट। तो हम इसको डॉट से बताते हैं, समझा। अब देखो अगर हमने कोई दो क्वांटिटी लिए, उनका मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर हमने क्या करेंगे, देखो एक स्केलर लेता हूँ और एक वेक्टर लेता हूँ, एक स्केलर है एक वेक्टर है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किए और रिजल्ट हमेशा क्या आता है, वेक्टर आता है। याद रखना, स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, ऑलवेज। ये वाला कंडीशन फिक्स्ड है, ऑलवेज, समझा। तो देखो अब ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आ रहा है, वेक्टर आ रहा है, तो इस प्रोडक्ट को बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से दिखाते, तो यहाँ पर क्रॉस से दिखाएंगे। तो एक बात अच्छे से याद रखो, जब भी दो स्केलर को मल्टीप्लाई करोगे ना तो स्केलर ही आएगा रिजल्ट, और जब भी एक स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वेक्टर आएगा। लेकिन अगर सोचो हमने एक स्केलर, मान के चलो कि दोनों वेक्टर लिया है, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों भी वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दिखेंगे तो जो यहाँ रिजल्ट आएगा वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो ये स्केलर हो सकता है या तो ये वेक्टर हो सकता है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आ गया तो हम डॉट से बताएंगे, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर आ जाएगा
तो हम यहाँ पर क्रॉस से बताएंगे। समझ रहे हो आप? तो इन शॉर्ट में करना क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम दो क्वांटिटी लेंगे, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर आएगा। तो हम उस स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हम क्या करेंगे, दो क्वांटिटी लेंगे हम और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, स्केलर। जैसे एग्जांपल लेते हैं, फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आता है, वर्क डन आता है। और वर्क डन जो ये क्या है, ये स्केलर है, वर्क डन स्केलर है। तो देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किससे दिखाएंगे, डॉट से दिखाएंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इनको मल्टीप्लाई करने पे स्केलर आएगा। तो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर क्वांटिटी भी आता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई डिस्टेंस वेक्टर है आर वेक्टर और ये है एफ वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर और ये एफ वेक्टर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो टॉर्क वेक्टर आता है। तो इनके अंदर जो रहेगा ये क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखो ये है वेक्टर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है, तो दोनों वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस से दिखाते हैं। समझा? तो ये इस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट है ये। और वेक्टर प्रोडक्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो अभी हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, देखो अभी हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि कोई भी अगर एक वेक्टर है, समझो जैसे p वेक्टर है और q वेक्टर है, ये दो वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा ना वो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगा। तो इसके प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और कैसे दिखाएंगे, p वेक्टर डॉट q वेक्टर। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच में रहेगा cos थीटा। मतलब क्या हुआ, देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर इज इक्वल टू, अभी यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो आपको पता है जब मॉड के बाहर आएगा तो डायरेक्शन उड़ जाएगा और खाली p आएगा, राइट। तो यहाँ पर p और ये है q और ये क्या cos थीटा है। मतलब ये मल्टीप्लिकेशन कैसा है, देखो अभी यहाँ पर इसका जो आंसर आ रहा है वो है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द p वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ द q वेक्टर का मल्टीप्लाई है और कोसाइन एंगल है। क्या है, कोसाइन एंगल। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। देखो अब क्या क्या, ये जो है ना यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, ये और एक के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई आ रहा है। और ये दोनों कैसे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड p, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड q है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड कोसाइन, मतलब कॉस एंगल, कोसाइन ऑफ एंगल थीटा इन बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में कौन सा एंगल है, थीटा एंगल है। समझा? मतलब अगर कोई एक वेक्टर यहाँ है, ये वाला वेक्टर है p वेक्टर और ये है q वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, स्केलर हो जाएगा। मतलब इन्हें कौन से मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हमने p वेक्टर डॉट q वेक्टर किया, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल है ना, वो एंगल क्या है, थीटा है। और वो एंगल क्या आना चाहिए, कॉस वाला एंगल आना चाहिए, साइन वाला एंगल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले नहीं पढ़ेंगे अभी, और उसके एक एक पॉइंट को समझेंगे। पहली बात देखो क्या होगा, अब यहाँ पर p वेक्टर है, q वेक्टर है ना,
तो मैं ज़रा इधर अच्छे से दिखा लेता हूँ। ये रहा अपना पी वेक्टर और ये रहा अपना क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो पी वेक्टर क्यू वेक्टर जा रहा है ना, उसके नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ किया ऐसे। तो यहाँ पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने इस पी वेक्टर के ऊपर। तो इधर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है कि नहीं। अब फॉर्मूला के हिसाब से आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला के हिसाब से हम लिखेंगे कि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का फॉर्मूला क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड मतलब पी क्यू, और ये डॉट और डायरेक्शन हटाने के लिए क्या आएगा, एंगल थीटा कॉस थीटा आएगा। देखो ये डॉट और ये डायरेक्शन हट गया और क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। और ये फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। ये कोई भी वेक्टर ले लो आप, अगर आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिए होते हैं तो ए बी कॉस थीटा आता। तो ये फॉर्मूला होना चाहिए वैसे, है कि नहीं, क्लियर है। अब देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये पी है और ये क्यू कॉस थीटा है, ऐसा बोल सकते हो। मतलब ये पी और ये क्या, क्यू कॉस थीटा एक साथ में लिखा मैंने। अब इसका मतलब समझते, देखिए यहाँ देखो ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है। अब मैंने यहाँ पर क्यू वेक्टर से पी वेक्टर के ऊपर एक लाइन ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं यहाँ से कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब अगर आप देखोगे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। यहाँ अगर कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो एडजेसेंट में कौन आ रहा है, ये पी वेक्टर आ रहा है। देखो पी वेक्टर का डायरेक्शन पूरा इधर जा रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा, तो इतना जो कंपोनेंट है वो पी है। तो यहाँ पर एडजेसेंट में आ रहा है पी अपॉन हाइपोटेन्यूस, 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गया क्यू, तो ये क्यू हो गया। तो हमने क्या किया, हमें पी चाहिए, तो पी इज इक्वल टू क्या किए, क्यू कॉस थीटा आ गया। तो क्यू कॉस थीटा बराबर कि नहीं। मतलब जरा देखो ये पी बता रहा है, पी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब ये वाला। तो P इज इक्वल टू क्यू कॉस थीटा आ रहा है, मतलब ये देखो P वाला है ना ये, तो P वाले के यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्यू कॉस थीटा लिखूंगा। तो क्यू कॉस थीटा, तो इनमें से क्या बोलेंगे, देखो अब ये वेक्टर ऊपर जा रहा है ना ऐसे। अब जरा इमेजिन कीजिए ये लाइन ऐसी है और ये वाला जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर ऐसा है, मतलब ऐसे समझो इस तरफ। तो इसका जो शैडो है, शैडो मतलब उसकी परछाई नीचे गिर रही होगी ऐसे। तो इतना जो हिस्सा है ये वाला, ये हिस्सा इस वेक्टर का आ रहा है ना। अब ये वेक्टर ऐसे ऊपर गया है तो इसका जो शैडो है वो नीचे गिर रहा है ऐसे, उसकी परछाई नीचे आ रही। मतलब नीचे का जो इतना कंपोनेंट है, यानी कि ये कंपोनेंट किसका है, क्यू वेक्टर का है ना। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस वेक्टर की परछाई है, मतलब वेक्टर ऐसा है तो उसकी परछाई नीचे गिर रही, यानी कि इतना कंपोनेंट इस क्यू वेक्टर का है। और ये क्यू वेक्टर ऐसे जा रहा है, और अगर ये और आगे जाएगा तो ये परछाई और ऐसे आगे जाएगी। मतलब ये जो क्यू वेक्टर का कंपोनेंट यहाँ बन रहा है, ये कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी में जा रहा है। पी वेक्टर का जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसका असर इसी डायरेक्शन में होगा। समझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन मैं और क्लियर करता हूँ। देखो ये कैसा हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है ऐसे। अब जरा सोचो, जब ये इधर आया था, इधर पहुंचा था, तो यहाँ तक पहुंचा होगा, तो उसकी परछाई इधर तक आई, मतलब इतना कंपोनेंट हुआ, यानी कि ये क्यू वेक्टर का एक कंपोनेंट है। अब अगर मान लो और आगे बढ़ गया तो ये नीचे देखो इतना कंपोनेंट कवर कर लिया, है कि नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ गया समझो, तो इतना कंपोनेंट कवर कर लिया। मतलब ये नीचे जो क्यू कॉस थीटा जो आंसर आ रहा है, ये क्यू कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, क्यू का है। और ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, पी वाले के डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, क्यू कॉस थीटा क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ द क्यू वेक्टर, क्यू वेक्टर का कंपोनेंट है ये। और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, पी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर। तो हम इधर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ऐसे कि ये P है, और यहाँ लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर। ये क्यू कॉस थीटा क्या है, क्यू कॉस थीटा इस क्यू का कंपोनेंट है,
क्योंकि उसकी परछाई नीचे गिर रही है, तो ये इतना कंपोनेंट हो गया। तो कंपोनेंट ऑफ क्यू वेक्टर है और कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, पी वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा है। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पी वेक्टर के डायरेक्शन में, तो इस तरह लिखा जाता है उसको। तो अभी आप पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू समझ गया, राइट। अब सवाल ये कि सर आप जो बता रहे हो वो थ्योरेटिकली इजी लग रहा है, बट प्रैक्टिकली कहाँ देखते हो? देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ कहाँ देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो मान के चलो कि यहाँ पर अपना एक टेबल रख दिया है मैंने, ठीक है, ये टेबल है ऐसा कुछ, समझ कर। और समझो कि यहाँ पर है ना एक, ऐसे समझ के चलो कि लेट्स से यहाँ पर मैं गाड़ी का पहिया बना देता हूँ, ठीक है, ऐसा गाड़ी है, मतलब एक टॉय कार है समझो, या कोई खिलौना है, ठीक है। और एक बच्चा खेल रहा है, बच्चे का हाइट है इतनी बड़ी, ये बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। अब ये बच्चा है ना, इसको रस्सी से बांध के रखा है, किससे, रस्सी से बांध के रखा है, वो ऐसा है, टॉय ऐसा है। अब बच्चा खींच रहा है, खेल रहा है, वो उधर खेल रहा है, तो क्या करेगा, वो रस्सी को खींचेगा, तो रस्सी को ऐसे वो इधर खींच रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में। अब खींच रहा है मतलब फोर्स हो गया ना, तो यहां पर फोर्स वेक्टर है इधर, बराबर। अब मुझे बताओ कि वो रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है तो फोर्स वेक्टर हो गया, और वो मूव कहां पर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब वो यहां से लेके इधर तक आएगा, कहीं और जगह तक आया, ये मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? बच्चा ऐसे खींच रहा है करके, और वो खींच रहा है मतलब क्या, ऐसे खींच रहा है यानी कि उसका फोर्स इधर आ रहा है ऊपर की तरफ, और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है। ये क्या है, ये टॉय कार है। हालांकि मेरा डायग्राम थोड़ा लग नहीं रहा है, पर आप इमेजिन कर लो, आप विजुअलाइज करो, ठीक है। तो इधर खींच रहा है, ये इधर आ रहा है, तो इनके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा होगा। अब मान के चलो कि ये एंगल 60 डिग्री है। बच्चे ने जो फोर्स अप्लाई किया वो 10 न्यूटन का फोर्स है। यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान के चलो कि 5 मीटर हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। फोर्स जो हो गया वो है 10 न्यूटन, और थीटा जो है वो 60 डिग्री। अब ये हमारा किसके बराबर हो गया, पी वेक्टर के बराबर हो गया, और ये जो है ये है क्यू वेक्टर। कंपेयर करते रहो आप, देखो ये पी, चलो मैं इसको, हमारे बुक में क्या दिख रहा है, ये क्यू वेक्टर दिख रहा है ना, और ये दिख रहा है पी वेक्टर, ठीक है। मैं क्यों ऐसा ले रहा हूं, क्योंकि आपको डायग्राम में ये पी दिखा दिया है मैंने, ये क्यू दिखा दिया है। कैसा भी वेक्टर हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं, ये पी रहना चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ये पी वेक्टर और ये क्यू वेक्टर, तो यहाँ पर देखो अपना क्यू वेक्टर आ रहा है 10 न्यूटन और ये आ रहा है 5 मीटर। अब मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट करके दिखाता हूँ। देखो एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या आता है, ये एफ एस कॉस थीटा आता। तो मुझे बताओ इसका एफ कितना है, देखो एफ इज इक्वल टू कितना आ रहा है 10 न्यूटन, तो यहाँ पर हो गया 10 और बाजू में क्या, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, तो 5, और यहाँ इसको निकाल लेता हूँ मैं साइड में से, कॉस 60 डिग्री बोला है। देखो 10 इंटू 5 हो गया 50, और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो 2 1 जा, और यहाँ पर 25, मतलब आ रहा है 25 जूल का वर्क डन कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है ना। तो इस बच्चे ने कितना वर्क डन किया है, 25 जूल का वर्क डन कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। खींचना तो काम ही है ना, खींचना हुआ, धक्का मारना हुआ, बस किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप या तो पुश करो या तो पुल करो। डिस्प्लेसमेंट किया मतलब वर्क डन किया। कितना वर्क डन कर रहा है बच्चा, 25 जूल का वर्क डन कर रहा है। आप मेरी बात को समझ गए होंगे, हो रहा है ना, ऐसे होता है कि नहीं। तो अभी आप एग्जाम्पल रिलेटेड कर लिए कैसे ये बनता है कंपोनेंट। तो जो भी पढ़ोगे थोड़ा समझदारी से पढ़ो, ऐसे वो बुक्स में दिया है तो रट्टा नहीं मारना है। तो आप ये बात समझ चुके होंगे, राइट।
चलो ये हो गया। अब सेम इसका उल्टा लिखो तो क्या हो जाएगा पता है, अगर इसको मान के चलो कि ये इसको मैंने इधर भेज दिया होता, मतलब इसको घुमा लिया होता है ऐसे, यहाँ पर मैंने परपेंडिकुलर निकाला होता, तो यहाँ पर देखो कॉस, यहाँ पर थीटा है, ठीक है। अब इसको निकाल लेता हूँ, ये थीटा है समझो, तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, मतलब ये सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आता, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट कौन होता, क्यू, हाइपोटेनस कौन सा हो जाता, पी। तो क्या लिखते हैं, क्यू इज इक्वल टू पी कॉस थीटा, मतलब इसका परछाई यहाँ पर आता, क्या होता है ये, पी कॉस थीटा, समझा। तो इस तरह ये बनते हैं। तो देखो अभी आपको ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर, इसको ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ तक समझा, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, आगे पढ़ा रहा हूँ। देखो जैसे अभी यहाँ पर हमने एक वापस इधर लिख देते हैं, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है, तो क्या आ रहा था, पी क्यू कॉस थीटा। अगर मैं क्यू को साइड में रख दूं और यहाँ लिखता हूँ पी कॉस थीटा, तो क्या लिखूंगा, ये क्यू है, अब पी के बाजू में कॉस थीटा है, मतलब किसका कंपोनेंट होगा, पी का कंपोनेंट हो जाएगा। तो हम इसे कहेंगे कंपोनेंट ऑफ पी वेक्टर इन द डायरेक्शन। देखो इसका कहाँ पर है, ये डायरेक्शन आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, तो इन द डायरेक्शन ऑफ क्यू वेक्टर, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ऐसा सेकेंड थर्ड बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सबको समझते हैं। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, अभी बोर्ड पूरा खाली कर देता हूँ। देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ये बता रहा है कि यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द commutative law of vector multiplication। मतलब क्या बताता है कि ये जो है ना कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़े थे, जैसे हमें a इंटू बी किया तो इज इक्वल टू बी इंटू ए होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 2 इंटू 3 करते हो तो 3 इंटू 2 होना चाहिए, इसका आंसर भी 5, इसका आंसर भी 5, यही होना चाहिए। तो ये ओबे करेगा, मतलब p वेक्टर डॉट अगर q वेक्टर है तो इसका आंसर q वेक्टर डॉट p वेक्टर ही आएगा, मतलब दोनों का आंसर सेम आएगा ऐसा बताना है। मतलब वो क्या बोल रहा है, पहले p वेक्टर डॉट q वेक्टर करो, उसका जो आंसर आएगा और वो इसका आंसर भी वही आएगा। मतलब देखो p वेक्टर डॉट q वेक्टर किया तो क्या लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड पी क्यू और कॉस थीटा, है ना। दूसरा इसका देखो q वेक्टर डॉट p वेक्टर किया तो क्या करोगे, क्यू पी कॉस थीटा लिखोगे, आंसर सेम आएगा। मैं आपको एग्जांपल लेके समझा लेता हूँ। देखो यहाँ पर अगर p वेक्टर है और यहाँ है q वेक्टर, समझो, ठीक है। मैंने एग्जांपल लिया कि ये जो p वेक्टर है ना, ये है 6 मीटर का है समझो, और ये है 5 मीटर का, और इनके बीच में क्या एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, इसको यहाँ पर लिख के देखोगे। यहाँ पर देखो p कितना है, 6 है, और q कितना 5 है, और cos थीटा, अब मैं थीटा को ले रहा हूँ 60 डिग्री, तो याद रखो cos थीटा यानी कि cos 60 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होता है 1/2। तो यहाँ पर cos 60 का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 2 1 जा 2 3 जा 3 5 जा कितना आ रहा है 15 आ रहा है, बराबर। इसका चेक करो, इसका आप यहाँ पर कितना पुट करते हैं, यहाँ पर q लिया है मैंने 5, तो 5 यहाँ पर 6, p का वैल्यू 6, q का वैल्यू 5, cos थीटा का आंसर कितना आ रहा है 1/2, तो आप यहाँ पर 1/2 लोगे, तो यहाँ पर 2 1 जा 2 3 जा 5 3 जा कितना 15। देखो ये आंसर और ये आंसर दोनों कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है ना। तो मतलब बताना चाहता है कि ये इज इक्वल टू ये करो या ये इज इक्वल टू ये करो, आंसर सेम आएगा। मतलब q इंटू पी करो या p इंटू क्यू करो, सेम आएगा। और ये लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कहना चाहता है कि स्केलर प्रोडक्ट इस लॉ को ओबे करता है, इस लॉ को फॉलो करता है, बस इतनी बात है, ठीक है। अभी हम इसके बाद देखेंगे पॉइंट नंबर 3। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ इसको निकाल लेते हैं। देखो थर्ड, यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट ओबेज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन।
वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, जैसे हम देखते थे ए है इंटू बी प्लस सी आया और आगे गया यहाँ पर ए इंटू बी और ए इंटू सी, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इससे किया तो ए बी आ गया, इससे किया तो ए सी आ गया, बीच में प्लस है तो प्लस। तो इसका आंसर आप निकालोगे वो और इनके आंसर आप निकालोगे वो, दोनों भी क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, जैसे पी वेक्टर है, समझो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर है, तो इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस, फिर पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो कोई भी तीन वेक्टर है, पहले दो वेक्टर का हम रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे क्यू और आर का, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो, और फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, फर्स्ट वेक्टर थर्ड वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का एडिशन करोगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा, मतलब इस पूरे का आंसर और इसका आंसर सेम होंगे। ठीक है, ये है अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्थ वाला, हम यहाँ पर स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। तो स्पेशल केसेस क्या है, देखो स्पेशल केसेस मतलब बहुत बड़ा केस आएगा यहाँ पर, तो वो बहुत बड़ा केस क्या है उसको सॉल्व करते हैं। देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़े कि हमने पढ़ा कि पी वेक्टर डॉट, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इधर, देखो यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट है, एक काम करते हैं इसको निकाल लेता हूँ, जगह बन जाएगा ना तो मुझे थोड़ा ज़्यादा जगह मिलेगा। देखो यहाँ पर है अपना फोर्थ पॉइंट, क्या देखो यहाँ पी वेक्टर, इफ पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, पी क्यू कॉस थीटा है। ठीक है, तो पहला वाला कंडीशन इफ नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है पी क्यू कॉस थीटा। फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पर क्या करता हूँ कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब क्या होता है जरा देखो, यहाँ मेंशन किया है कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। मतलब कैसे, देखो यहाँ हो रहा है ये पी वेक्टर और दूसरा देखो ये था क्यू वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा था और ये एंगल 0 तो नहीं था, कुछ ना कुछ 30 40 कुछ तो एंगल रहेगा। लेकिन अगर मैं 0 बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर का ये वेक्टर और ये वेक्टर, जैसे मान के चलो कि ये पी वेक्टर है, समझो पी वेक्टर हो गया, नीचे ऊपर का क्यू वेक्टर, अब इनके बीच में एंगल 0 बता रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए होंगे, मतलब दोनों पैरेलल में होंगे आपस में, दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं है। अब जब कोई वेक्टर दो पैरेलल में रहेंगे तो एंगल कितना रहेगा, 0, यानी कि पी और क्यू दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के अंदर ही, पी इधर जा रहा है क्यू भी इधर जा रहा है और दोनों साथ में जा रहे हैं, उनके बीच में कोई एंगल ही नहीं, मतलब थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो अगर पी वेक्टर क्यू वेक्टर आपस में पैरेलल में है तब ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पी क्यू कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 डिग्री पुट किया, और कॉस 0 डिग्री का आंसर कितना होता है, कॉस 0 डिग्री का आंसर होता है 1, तो ये आ जाएगा पी क्यू बाजू में 1, मतलब फाइनल आंसर क्या आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। सो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर यहाँ दिख गया। मैं आपको 3 केसेस लेके समझाता हूँ, ठीक है, तीनों केसेस लेने के बाद हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला हमने देखा था ना वो समझाएंगे। आपने एक बात नोटिस किया, हमने इससे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि दोनों वेक्टर सेम टाइप के होना चाहिए। मतलब हमने पढ़ा था कि अगर ये समझो मान के चलो कि कोई पी वेक्टर है समझो और यहाँ पर कोई क्यू वेक्टर है, तो ये दोनों सेम टाइप के होना चाहिए, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए, तो ही हम एडिशन कर सकते हैं, मतलब पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करके एडिशन कर सकते हैं, राइट। इसमें ऐसा नहीं है, देखो अगर ये होगा, जैसे ये अभी इससे पहले हमने एग्जांपल देखे थे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया था और ये क्या हो गया था, फोर्स हो गया था। डिस्प्लेसमेंट अलग है, फोर्स अलग है, तो आप अलग अलग क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, डिफरेंट क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कर रहे हैं या पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं और दोनों क्वांटिटी अलग अलग है। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या पढ़े थे, सेम होना चाहिए। अगर कोई पी वेक्टर यहाँ जा रहा है, कोई क्यू वेक्टर यहाँ आ रहा है,
तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर पढ़े थे, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी का है तो ये भी वेलोसिटी का होना चाहिए। सेम टाइप के वेक्टर रहेगा तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते, अलग अलग रहेगा तो नहीं करेंगे। पर वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में या स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है, कैसा भी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया आपको। अब हम दूसरा केस लेके दिखाते हैं आपको। अब समझो हमने ऐसा कहा कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ इसका मतलब ये हुआ कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कैसे वो एंटी पैरेलल है। अब जरा देखो, ये अगर इसके अंदर पुट करोगे तो क्या बनेगा, देन एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, पहले ये भी तो समझ लेते हैं, है ना। देखो अभी ये है पी वेक्टर और ये है क्यू वेक्टर, अब इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। लेकिन अगर ये इधर आ जाए ऐसे, इस तरफ आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, देखो ये ऐसे आ गया तो इसका मतलब ये 90 है, मतलब पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और ये क्यू वेक्टर हो गया, मतलब पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, पी वेक्टर वहां जा रहा है, क्यू वेक्टर इधर जा रहा है, ऐसे अलग अलग, ये इधर वो उधर, ऑपोजिट में है। मतलब इनके बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री है। और इसे कहते हैं एंटी पैरेलल, एक दूसरे के ऑपोजिट में है ना, तो एंटी पैरेलल कहते हैं। तो ये हो गए एंटी पैरेलल में। और ऐसे में अगर पुट करके देखेंगे यहाँ पर, तो पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, पी क्यू कॉस थीटा, थीटा का आंसर कितना आ रहा है इधर, 180 डिग्री आ रहा है, तो इधर पुट करेंगे कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का आंसर कितना होता है, पी क्यू, इसका आंसर होता है -1, तो ये आ जाएगा माइनस पी क्यू, मतलब पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना, माइनस पी क्यू। देखो दोनों का आंसर सेम है, इसका और इसका आंसर सेम है, बस ये माइनस में है और ये प्लस में। माइनस यहाँ पर क्या बताता है पता है क्या, ऑपोजिट बताता है। क्या बताता है, ऑपोजिट या ऑपोजिशन बताता है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, थोड़ा सब्र रखो बस, मैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। हो गए यहाँ तक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के और आगे काम करते। देखिए अब हम यहाँ पर ले लेते हैं तीसरा वाला केस। तीसरा वाला केस क्या करेंगे, देखो अब बताएंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, हम बताएंगे कि पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे वो आपस में परपेंडिकुलर है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये पी वेक्टर है और ये है क्यू वेक्टर, और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब आपस में परपेंडिकुलर में ऐसे, ये ऐसे हैं, ये ऐसे और ये ऐसे, 90 डिग्री बन रहा है। चेक करते क्या आंसर आएगा। देखो देन मैं यहाँ लिख देता हूँ, देन पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, हम फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू कॉस थीटा। तो पी क्यू कॉस थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है, और पी क्यू कॉस 90 डिग्री का आंसर होता है 0, मतलब ये आ जाएगा 0। पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। समझे। अब मैं आपको बेस्ट एग्जांपल के साथ समझाता हूं, देखिए कैसे समझना है हमें। अब हमने आपको तीन कैरेक्टरिस्टिक दिखाया बराबर, तो इसका हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे वो बच्चे का बताया था ना हमने, ये सरफेस है, ये एक सरफेस है, और यहाँ पर क्या किया था हमने, वो टॉय कार लेके रखा था। कार बोल दे रहा हूँ मैं, कार टॉय कार है। ठीक है, देखो कार लग नहीं रहा है, पर समझो जरा, हाँ थोड़ा महसूस करो उसको, फील लो जरा, क्या करोगे, फील ले लो।
अब वो जो बच्चा था ना, वो बच्चा क्या कर रहा था, उसे यहाँ खींच रहा था इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स इधर अप्लाई कर रहा था, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा था, इधर हो रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर ये हो गया और फोर्स वेक्टर ये हो गया। इसका आंसर था 10 न्यूटन और इसका था 5 मीटर। अब अगर हमारा जो इससे पहले हमने डायग्राम लिया था P वेक्टर और ये क्या था, Q वेक्टर, और एंगल कितना था, थीटा, तो इनके बीच में भी एंगल कितना बन रहा होगा, थीटा। एग्जाम्पल के लिए कितना था, 60 डिग्री। ठीक है, अब जरा सोचो इस एंगल में वो खींच रहा है समझो, तो हमने इसका आंसर निकाल लेते हैं कि देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू वर्क डन होता है जनरली, है ना, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर होता है, इतना तो पता है। अब मैं यहां पर उसका वर्क डन निकालूंगा, तो कैसे निकालेंगे, देखो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आ गया। एफ है 10 और ये एस है 5, यानी कि 10 5 हो गया, और कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ पर 10 5 और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 2 5 मतलब यहाँ पर 25 आ रहा है। तो 25 जूल का वर्क डन हो गया, 25 जूल का वर्क डन हुआ अभी, है ना। लेकिन जरा सोचो वो बच्चा ऐसे खींच रहा है ना, ऐसे खींचते वक्त कितना वर्क डन किया उसने, 25 जूल का वर्क डन किया, है ना। अब जरा सोचो ऐसे नहीं खींचना है, एक काम करते सीधा ऐसे खींचेंगे, मतलब अभी वो कार ऐसे, ठीक है, वो बच्चा ऐसे नीचे बैठ गया और खींच रहा है ऐसे अपनी तरफ, ऐसा खींच रहा है, इधर सीधा खींच रहा है। अब देखो यहां से लेके यहां पर आया, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और उसने खींचा क्या, ये जो फोर्स है ना वो नीचे लेके आया और सीधा खींचा ऐसे, सीधा इस तरफ खींच रहा है फोर्स। समझ में आ रही है मेरी बात। पहले क्या कर रहा था, ऐसे ऊपर खींच रहा था, अब क्या कर रहा है, सीधा नीचे खींच रहा है, ऐसे नीचे की तरफ सीधा ऐसे। तो अभी फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, पहले ये ऐसे थे, अभी ये वाला नीचे आ गया ऐसे, तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। तो यहां कहीं पुट करता हूं, 0 हो गया, थीटा आ गया 0 डिग्री। अभी पुट करके देखते हैं हम, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, एफ एस कॉस थीटा था, है ना। तो एफ आ रहा है 10 और एस आ रहा है 5 और कॉस थीटा मतलब कॉस 0 डिग्री, तो 10 5 से कितना 50, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, मतलब कितना आ रहा है 50 जूल का वर्क डन आ रहा है। देखो एफ डॉट एस वेक्टर इज इक्वल टू वर्क डन होता है ना ये वाला, तो मैंने वर्क डन बताया, मतलब वो रस्सी को ऐसे खींचने के बजाय अगर सीधा ऐसे इसी डायरेक्शन में, यानी कि इसको नीचे करता और सीधा ऐसे खींचता, तो कितना वर्क डन करता, वो 50 जूल का वर्क डन करता। 60 डिग्री के एंगल में खींच रहा है तो वर्क डन 25 जूल हो रहा है, और जब सीधा ऐसे डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ में खींच रहा है तो वर्क डन 50 जूल हो रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो यहां पर एक बात हो गई, ये वाली क्लियर हो गई। अब हमने देखो आपको बताया था, कहां कहता है 0 डिग्री है तब पी क्यू आता है। अब यहां एग्जाम्पल के तौर पे कितना 50 जूल हो गया, इसका एग्जाम्पल के हिसाब से देखेंगे तो 50 जूल वर्क डन यहां पर हो रहा है। अभी देखो एक काम करते हैं, इसको ऐसे उधर ले लेते हैं उस तरफ। चलो एक काम करते हैं, इसके काम करेंगे, इसको है ना ऐसे ऊपर खींचेंगे, ऐसे ऊपर। ये बच्चा क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर खींच रहा है, मतलब फोर्स हो गया इधर और डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर। अब आप मुझे बताओ फोर्स ऊपर है तो क्या गाड़ी आगे जाएगी? फोर्स क्या है, सीधा ऊपर खींच रहा है वो, ऐसा आगे भी नहीं खींच रहा है, ऐसा एंगल में भी नहीं खींच रहा है और सीधा भी नहीं खींच रहा है, ऐसे ऊपर खींच रहा है। ऊपर खींचेगा तो कार ऊपर उठेगी ना, आगे थोड़ी जाएगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। और फोर्स मान लो 10 न्यूटन अप्लाई कर लिया, ठीक है। इधर एक अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं, रुको। हाँ, ये अपना कार है। अब यहां से इधर क्या, इधर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, कुछ जाएगा ही नहीं वो, और फोर्स ऊपर कितना है, 10 न्यूटन है। अभी आप फॉर्मूला अप्लाई करके देखो, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा, एफ एस कॉस थीटा।
एंगल कितना बन रहा है इधर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बन गया। तो पहली बात तो यहाँ पर ये 10 आ गया, एस तो कुछ होगा भी नहीं, चलो थोड़ा बहुत हो भी गया, मान लिया 1 मान लो, या होगा तो नहीं वैसे, वो एस रहने दो, चलो कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ऊपर खींच रहा है तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का आंसर कितना होता है 0, मतलब पूरा टर्म क्या हो गया 0। इससे एक बात समझ में आ रहा है कि वो ऊपर जब ऐसे खींचेगा तो गाड़ी आगे थोड़ी जाएगी, ऐसा थोड़ा आगे खींचेगा, मतलब ऐसे थोड़ा आगे खींचेगा तो जाएगी ना। अब ऊपर खींच रहा है तो गाड़ी जाएगी नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। अब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 जूल। इसका मतलब देखो जब 90 डिग्री होगा तो वर्क डन क्या हो रहा है 0। समझ में आ गई। चलो एक काम करते हैं, इसका देख लेते हैं 180 में। 180 में कैसा होगा देखो, अब हमारे पास वो गाड़ी थी यहाँ पर राइट, ठीक है। अब देखो वो गाड़ी को यहाँ जाना है, लेकिन ये बच्चा है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर यहाँ है और बच्चा खींच रहा है यहाँ। अब आप मुझे बताओ, सिंपल सी बात है, अगर ये मान लो कि कोई इंसान कार को इधर खींच रहा है, मतलब इधर धक्का मार रहा है, कितने 25 जूल से, तो ये उधर फोर्स अप्लाई करेगा 25 जूल, है कि नहीं। यहाँ पर कैसे समझेंगे, देखो यहाँ देखो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर है, यहाँ पुट करते कितना आ रहा है, पुट करके देख लेते हैं। ये देखो S यहाँ पर जा रहा है और यहाँ पर मान लो कि ये Q जा रहा है, मतलब ये था अपना F वेक्टर, है ना। तो फॉर्मूला पुट करते F वेक्टर डॉट S वेक्टर, तो ये आ जाएगा Fs cos थीटा। देखो Fs cos थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ पर cos 180 डिग्री, तो यहाँ पर देखो Fs cos 180 का आंसर आया -1, मतलब ये माइनस Fs हो गया। माइनस F कितना है, F है 10 और ये कितना है, ये है यहाँ पर कितना था 5 लिया हमने, तो ये कितना हो गया -50। -50 जरा सोचो, आप सीधा खींचते तो +50 जूल हो जाता, अगर आप उल्टा खींचते तो -50 जूल होता। ये माइनस का मतलब ये बता रहा है कि गाड़ी आगे जा ही नहीं रही है, जितना आगे जाने का फोर्स था ना आपका, उतना आप पीछे अप्लाई कर रहे हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को। ये माइनस सिर्फ क्या बताता है कि अपोज हो रहा है, जितना आप इधर पहले सीधा सीधा खींच रहे थे 0 डिग्री के टाइम पे सीधा खींच रहे थे, तभी जो आपने वर्क डन कर रहे थे उस वर्क डन का एग्जैक्टली उतना ही होगा, लेकिन ऑपोजिट में। किधर, ऑपोजिट में, उस तरफ, नेगेटिव की तरफ, समझा। और यहाँ वर्क डन क्या होगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या, कि टॉय कार को ऑपोजिशन फोर्स आ रहा है, आगे जा नहीं रहा है, इसका मतलब होता है। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गया तो बोलो। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसको। देखो देखो अभी हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, क्या, फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी। फिफ्थ वाले प्रॉपर्टी में हम ये देखेंगे कि हम आई कैप डॉट आई कैप कितना आता है चेक करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप कितना रहेगा वो देखेंगे, के कैप डॉट के कैप कितना रहेगा वो देखेंगे। देखो मैंने आपको पहले ही, इससे पहले के लेक्चर में बता दिया है कि ये जो कैप वाला दिख रहा है वो यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था 1 था, है ना। हमने कहा था कि कोई भी यूनिट वेक्टर यू कैप है समझो, तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है, मतलब इसका वैल्यू 1। कैप का मतलब क्या, डायरेक्शन। और जब भी आप किसी का मैग्नीट्यूड निकालते हो, लेट्स से पी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अंदर का सिर्फ वैल्यू आता है, डायरेक्शन उड़ जाता है, डायरेक्शन निकल जाता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब डायरेक्शन काउंट नहीं करना होता है, डायरेक्ट वैल्यू निकालना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर यू कैप बोल रहा हूँ, तो अगर यू कैप मतलब 1 कैप हो गया, अब इसका अगर मैं मॉड निकालता हूँ समझो, तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा, है कि नहीं यहाँ पर, बराबर। अभी हमने इससे पहले क्या देखा कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर देख रहे, तो फॉर्मूला था PQ cos थीटा। मतलब क्या हो रहा है ये, मतलब ये हो रहा है कि P वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड हो गया और Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और बाजू में है cos थीटा, बराबर। P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आंसर ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड का आंसर ये आ गया, बाजू में cos थीटा है तो cos थीटा।
क्लियर हो रही है मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गया? तो ज़रा इधर देखो, अभी आई कैप है, आई कैप मतलब यहाँ पर मॉड ऑफ आई कैप फिर मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा करते हैं आप। अब मॉड ऑफ आई कैप मतलब देखो यहाँ पर मॉड ऑफ आई कैप मतलब आई कैप, आई का वैल्यू कितना होगा 1, ये जो कैप दिखा रहे हैं मतलब यूनिट वेक्टर हो गया। अब आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन बताता है वो आई कैप, वाई एक्स एक्सिस में जो डायरेक्शन बताएगा वो आई कैप था, वाई एक्सिस में कोई वेक्टर जाता है और उसका डायरेक्शन बताने के लिए कौन आता है, जे कैप, जेड एक्सिस में कोई वेक्टर जाएगा तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए के कैप आता है। ये कैप वाले क्या है, यूनिट वेक्टर तो है, तो इनकी वैल्यूज कितना रहेगा 1 1 रहेगा। तो देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और बाजू में क्या है कॉस थीटा पता है। अब जरा सुनो, ये आई कैप है, ये आई कैप है, मतलब देखो पहला वाला आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस में जा रहा है, दूसरा वाला भी आई कैप है तो वो भी एक्स एक्सिस में जाएगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा 0। जब दो वेक्टर सेम लाइन पे जाते हो तो उनके बीच में एंगल कितना रहेगा 0 ना। जैसे यहाँ पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है, इनके बीच में कुछ तो एंगल है, लेकिन पी और क्यू दोनों सेम लाइन पे चलने शुरू हो जाएंगे, मतलब पी ऐसे जा रहा है और क्यू भी इसी में जा रहा है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा ही, cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 यहाँ पर देखो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि आई कैप डॉट आई कैप का आंसर 1 आ रहा है। तो लिख दो डायरेक्टली, कितना आएगा 1 आ जाएगा। दूसरा चेक करते हैं, जे कैप डॉट जे कैप, तो आप सेम मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ जे कैप ऐसे लिखोगे इंटू कॉस थीटा। देखो ये जे का वैल्यू कितना होगा 1, कैप है मतलब डायरेक्शन है, डायरेक्शन उड़ जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 ये 1, और देखो ये भी जे कैप है, जे कैप है मतलब पहला वाला जे कैप इधर जा रहा है ये वाला, दूसरा वाला जे कैप भी इधर ही जा रहा है, दोनों भी जे कैप है ना, तो सेम लाइन पे होंगे, सेम लाइन पे तो थीटा कितना हो जाएगा एंगल 0 हो जाएगा। cos 0 का आंसर 1 होता है, तो मतलब पूरा आंसर कितना आ रहा है 1। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो जे कैप डॉट जे कैप का आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर हो गई? देखो इतना याद रखो, जब भी कैप दिख रहा है मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो अंदर की इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। आपने इधर मॉड बना दिया मतलब डायरेक्शन उड़ गया, तो खाली उसकी वैल्यू 1 1 रहेगी अभी। अब इसको कैसे लिखते हैं आप, इधर जे कैप है मतलब जे, और ये क्या जे, सिर्फ जे रह जाता, और क्या कॉस थीटा, जे का वैल्यू कितना 1 1 और कॉस 0 डिग्री मतलब 1 इंटू और ये कितना 1 मतलब पूरा कितना आ रहा है 1। तो चलो अब सारी बातें समझ गए, ज़्यादा खींचना नहीं है, हमें 1 1 कर देंगे। क्लियर हो गई? के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा। अब ये तो ठीक है, दूसरा देखेंगे आई कैप डॉट जे कैप कितना रहेगा देखेंगे। जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट आई कैप, इन सब का देखते हैं। अब एक बात देखो, यहाँ पर इधर कोई वेक्टर है ये बताएगा आई कैप, इसमें जाएगा तो वाई एक्सिस में जे कैप बताता है और जेड एक्सिस में के कैप। आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, जे और के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, आई और के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है। इसको अगर मैं लिखता तो यहाँ पर मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे, और यहाँ पर क्या लिखता कॉस थीटा लिखता। एक बात हमेशा याद रख लो, बस बार बार नहीं बोलना है, अभी समझ जाओ, मॉड ऑफ जे कैप मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ के कैप, इन सब का वैल्यू 1 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 होगी, इस सब की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो यहाँ पर इसका 1 इसका 1, और देखो अभी ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू 1 हो गया, और cos 90 आ जाएगा ना, दोनों के बीच में एंगल कितना है, आई और जे में एंगल 90 है, तो cos 90 का वैल्यू कितना 0, मतलब ये 1 इंटू क्या होगा 0, मतलब फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर 0 मिलने वाला है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0। तो मैं इसको निकाल देता हूँ, यहाँ पर 0 लिखता हूँ। सबका सेम, जे कैप डॉट के कैप करोगे तो क्या होगा 0 रहेगा, के कैप डॉट आई कैप करोगे तो 0, इन सबका 0, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है 90,
और जब आप लिखते हो तो cos 90 का वैल्यू 0 मतलब सबका 0। तो अभी आप अच्छे से याद रख लो, सेम सेम रहेगा, सेम यूनिट वेक्टर रहेंगे और डॉट रहेगा तो 1 1 1। अलग अलग यूनिट वेक्टर है और उनके बीच में डॉट है तो 0 रहेगा। बस ये बात याद रखना है आपको, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाला है। समझ में आ गया मेरी बात? चलो ये वाली बातें क्लियर हो गई, तो अभी आगे बढ़ते हैं और एक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। देखो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे हम। नेक्स्ट यहां लेंगे 6th। अब अगर कोई p वेक्टर है, समझो जैसे हमने इससे पहले रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, कोई p वेक्टर है तो अलोंग दी x एक्सिस में px इसका कंपोनेंट बना दिया था, यहाँ बना दिया py और यहाँ बना दिया pz। ठीक है, इसको कैसे लिख रहे थे हम? यहाँ पर हम लिख रहे थे px i कैप, इसे लिख रहे थे py j कैप, इसे लिख रहे थे pz k कैप। आपको पता है ये वाला जो वेक्टर है वो ये सबका ऐड करने पे आता है। p वेक्टर इज इक्वल टू px वेक्टर प्लस py वेक्टर प्लस pz वेक्टर। तो p वेक्टर इज इक्वल टू px वेक्टर मतलब ये हो गया px i कैप और py j कैप हो गया, और ये क्या pz k कैप। अब p के जगह पे कोई r वेक्टर होगा तो उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में तो हम ऐसे लिखेंगे उस वेक्टर को, है ना। तो अभी हम यहाँ बता रहे हैं कि इफ p वेक्टर इज इक्वल टू px i कैप है, py j कैप प्लस pz k कैप है, एंड q वेक्टर इज इक्वल टू qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप है। तो सवाल ये है कि अगर ये ऐसे हैं तो बताओ p वेक्टर डॉट q वेक्टर का आंसर क्या आएगा। तो कैसे करें देखो, पहले p वेक्टर का पूरा लिखना पड़ेगा, px i कैप, py j कैप, pz k कैप लिख लिया। बाद में डॉट है तो डॉट लगा लिया। q वेक्टर का जो है वो लिखता हूँ, qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप लिख लिया। अभी हमें क्या करना है, इससे है ना इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, मतलब px i कैप और यहाँ पर डॉट है तो डॉट और वो पूरा ब्रैकेट qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप। फिर ये वाला प्लस है तो प्लस रख लिया। अब ये वाला py j कैप और यहाँ पर डॉट है तो डॉट और पूरा ब्रैकेट क्या है, qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप। फिर ये वाला प्लस, ये क्या है यहाँ पर pz k कैप, यहाँ डॉट है तो डॉट और ये पूरा लिखना है qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप। अब सॉल्व करेंगे, देखो इससे इसको सॉल्व करेंगे px qx और बाजू में क्या i कैप डॉट i कैप, तो मैं लिखता हूँ px qx बाजू में क्या i कैप डॉट i कैप। समझा? आगे देखो फिर से लिखेंगे प्लस px qy i कैप डॉट j कैप, तो i कैप डॉट j कैप। फिर प्लस px qz i कैप डॉट k कैप, तो i कैप डॉट k कैप हो गया। प्लस यहाँ पर दिख रहा है, नीचे दिखना चाहिए, देखो py qx j कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट i कैप प्लस py qy j कैप डॉट j कैप, j कैप डॉट j कैप। py प्लस q सॉरी p प्लस है py qz, यहाँ पर है j कैप डॉट k कैप, j कैप डॉट k कैप। नेक्स्ट प्लस pz qx k कैप डॉट i कैप, k कैप डॉट i कैप प्लस pz qy k कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट j कैप।
फिर उसके बाद देखो प्लस है तो प्लस पी जेड क्यू जेड, पी जेड क्यू जेड, और के कैप डॉट के कैप, तो के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखे थे, देखो यहाँ हम इसको निकाल लेते, क्या समझेंगे, देखो हमने पहले से पढ़ के रखा है आई कैप डॉट आई कैप 1 था, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1 था। अगर आई कैप डॉट जे कैप रहेगा तो 0, जे कैप डॉट के कैप रहेगा तो 0, के कैप डॉट आई कैप रहेगा तो 0, एक भी अलग अलग रहेगा तो 0, सेम सेम रहेगा तो 1। तो देखो यहाँ पर ये आई कैप डॉट आई कैप है मतलब 1 हो जाएगा, तो पी एक्स क्यू एक्स 1 आएगा। तो इसका आंसर आ रहा है पी एक्स क्यू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस ये आई कैप डॉट जे कैप आ रहा है मतलब 0, और ये इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस आई कैप डॉट के कैप मतलब 0, इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, तो ये 0 हो गया। उसके बाद प्लस यहाँ पर देखो पी एक्स पी वाई क्यू एक्स है, जे कैप डॉट आई कैप है, देखो ये मैं इधर क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 0, फिर प्लस देखो यहाँ पर जे कैप डॉट जे कैप मतलब 1, तो पी वाई क्यू वाई हो जाएगा, पी वाई क्यू वाई प्लस पी जेड, देखो पी वाई क्यू जेड है, तो जे कैप डॉट के कैप क्या है यहाँ पर 0, ये अलग अलग है। अब ये भी अलग है, ये भी अलग है, और ये सेम सेम है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये 0 और यहाँ रहेगा पी जेड क्यू जेड, मतलब फाइनली पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर का आंसर क्या आ रहा है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू, आपको जो यहाँ पर मिल रहा है वो है पी एक्स क्यू एक्स पी वाई क्यू वाई पी जेड क्यू जेड, ये आंसर आ रहा है। अब आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स तो इतना सब प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले से सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर कोई वेक्टर दिया है, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं हम और एक क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक क्वेश्चन बना लेता हूँ मैं आपको ताकि समझा सकूँ इजीली। देखो जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि फाइंड दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पर v1 वेलोसिटी, पहला वेलोसिटी वेक्टर दिया है, मान को चलो यहाँ पर आई कैप दिया है, 2j कैप दिया है, और यहाँ पर +3k कैप दिया है। एंड दूसरा वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर इधर 2j कैप दिया है +3k कैप 2i कैप, माफ करना 2i कैप +3j कैप -4k कैप दिया है, और आपको इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करने का, ये और ये लेने का वेक्टर प्रोडक्ट, ये डॉट v2 वेक्टर इज इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई करने का। ये देखो इसके जगह पे क्या है, i कैप +2j कैप +3k कैप, और यहाँ पर डॉट है तो डॉट, और ये क्या है इधर 2i कैप +3j कैप -4k कैप, ऐसे। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो अब आप डायरेक्ट करो, इसके तरह आप लंबा चौड़ा नहीं करना है, इससे पूरे को करना है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 होगा, देखो ये i है तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करो, क्या है 1 × 2, और आई कैप डॉट आई कैप होता है ना, आई कैप डॉट आई कैप, उसके बाद डायरेक्ट देखो 2 × 3, और क्या रहेगा जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट जे कैप, उसके बाद प्लस रख लो 2 × कितना -4, सॉरी 3 × -4, 3 × -4, के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और इसका आंसर तो 1 होता है, और ये आ जाएगा 6, जे कैप डॉट जे कैप का आंसर 1, और देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 जा कितना 12, के कैप डॉट के कैप कितना 1, तो यहाँ पर देखो ये आ जाएगा ये 8, और ये कितना मतलब -4 आ जाएगा, तो आंसर हो गया -4। अब आप सॉल्व करते वक्त ना ये भी मत लिखो, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डायरेक्ट करो, बस सीधा सीधा करने का। देखो i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करने का, 2 1 जा 2, फिर देखो बीच में प्लस फिक्स करने का, देखो 3 2 जा 6, फिर बीच में यहाँ पर प्लस रहेगा, आप इसका कर लो -4 3 जा कितना 12, और 12 इंटू माइनस इंटू प्लस कितना माइनस, तो बाद में आ जाएगा माइनस, और आंसर ये आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट करो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऐसे बाजू में आई कैप डॉट आई कैप वो लिखने की ज़रूरत नहीं है।
पर आपको कैरेक्टरिस्टिक यानी कि डेरिवेशन लिखते वक्त ये लिखना पड़ेगा। तो डेरिवेशन में लिखोगे, लेकिन जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स तभी नहीं लिखना है, डायरेक्ट करना है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं, लास्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अभी हम समझाते जैसे अगर मान लो कि P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर हो गया, समझो मतलब दोनों सेम सेम है, जितना ये उतना ये। तो कैसा लिखोगे, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, देखो P वेक्टर डॉट Q के जगह पे क्या लिखोगे, P लिख दोगे आप, है ना। और आगे लिखोगे यहाँ पर देखो P, इसका P इंटू P मतलब P इंटू P कॉस थीटा हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा। या दूसरा ऑप्शन है, आप एक काम करो, P वेक्टर इज इक्वल टू Q वेक्टर लिखा है, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर निकालना है। तो अभी मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया, Q के जगह पे P लिखा, अभी P के जगह पे Q लिखता हूँ, मतलब इसके जगह पे Q। तो Q वेक्टर डॉट Q वेक्टर मतलब Q इंटू Q कॉस थीटा हो जाएगा। तो Q स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। ये सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें कुछ नया नहीं है। अभी जो पढ़ाऊंगा उसमें नया रहेगा। इसको निकाल लेता हूँ मैं। देखो अब यहाँ पर एक लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक है, इसका नंबर कितना नहीं पता, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 7 होगा ऐसा लग रहा है, तो 7 लिख लिया मैंने। मान के चलो कि यहाँ पर A वेक्टर डॉट B वेक्टर क्रॉस माइनस C वेक्टर है और इज इक्वल टू 0 हो गया है। तो हम क्या समझ लेते हैं कि भाई साहब इसमें ना ये वाला 0 होगा, क्योंकि ये 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आया होगा, है कि नहीं। यहाँ पर इनमें से कोई एक तो 0 होगा ऐसे हमें लगता है, बट रियलिटी ऐसा नहीं है। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखो क्या करना है, पहले समझो इसको ज़रा। इसको यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर देखो A वेक्टर डॉट, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। मतलब इसे ऐसा लिख सकते हो ना, A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसको वहाँ शिफ्ट करो तो ये माइनस वाला वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे। अब सवाल ये कि ये 0 कैसे हो रहा है, मैं बताता हूँ, सुनो। देखो हम इसको समझ के चलते हैं कि चलो इसको है ना हम Q वेक्टर मान लेते हैं और इसे हम P वेक्टर मान लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा था कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल टू आंसर कितना आ रहा है, 0। और आंसर 0 कब आता है बताओ, आपको पता है ना, P वेक्टर डॉट Q वेक्टर है तो हम लिखते थे PQ cos थीटा। और अगर थीटा का एंगल 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 हो जाता था इधर, यानी कि PQ cos 90 डिग्री लिख दूंगा। और cos 90 का आंसर 0 होता है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मतलब एक बात तो समझा कि P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का आंसर 0 तब आएगा जब P और Q आपस में कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब ये रहा P वेक्टर और ये रहा Q वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो सोचो ये P वेक्टर है, समझो इसको A वेक्टर मान लेता हूँ। और ये जो है ना, ये वाला, ये जो मैंने यहाँ पर Q वेक्टर बताया, ये कौन हो सकता है, ये वाला हो सकता है, B वेक्टर माइनस C वेक्टर। तो इसका मतलब A वेक्टर और B वेक्टर माइनस C वेक्टर है ना, आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, तभी तो आंसर 0 आया होगा। क्या आया होगा, 0 आने का कारण क्या हो सकता है, ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहे होंगे तभी 0 आया होगा। पर हम कैसे कंसिडर करते हैं कि नहीं नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, मतलब ये 0 होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसलिए इसको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आया होगा। ऐसे हम कंसिडर कर लेते हैं। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट B वेक्टर माइनस C वेक्टर इज विल बी 0 वेक्टर। ये 0 वेक्टर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे इसलिए 0 हो सकते हैं। तो जब भी ये कंडीशन आपको दिखे तो आप ऐसा मत समझना कि इसमें से ये वाले 0 होंगे, ऐसा मत समझो, ये परपेंडिकुलर होंगे इसलिए 0 आ सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात। तो यही प्रॉपर्टीज है, टेक्स्ट बुक में जितने प्रॉपर्टीज दिए वो सारे के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छे से। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू सो मच। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद,
थैंक यू सो मच।